साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए जो नवीन प्रतियोगिता दर्पण आई है अप्रैल 2021 की, उसका सार संग्रह हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए, अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर कोई आपको सजेस्ट करेगा कि प्रतियोगिता दर्पण का नियमित अध्ययन कीजिए, ठीक है। और उसमें भी जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। तो वो सार संग्रह हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। वन लाइनर फैक्ट होते हैं, अगर आपने पहले प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन हम आपको वन लाइनर फैक्ट के अंदर भी जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी एक प्रश्न पढ़ेंगे, वन लाइनर में आपका आंसर होगा, फिर उससे संबंधित क्या जानकारी हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षाओं के लिए, वो भी हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीधे सार संग्रह अप्रैल 2021 की ओर। आज हम यहाँ पर दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। जो भी प्रश्न आते हैं 10 आपको दिए जाएंगे और उसकी अतिरिक्त जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इसका दूसरा टॉपिक होगा, उसके भी 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उसके भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। आंसर है कायथा संस्कृति से इसका संबंध है इनाम गांव का। अब देखिए, अब आपको कायथा संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो एमपीपीएससी की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, ये आपका पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो कायथा संस्कृति के बारे में हम आपको बता देते हैं। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक पुरातात्विक स्थल है। जैसा कि आपको पता होगा, जो कायथा पुरातात्विक स्थल है ना, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन के अंदर भी बात करते हैं तो उज्जैन की तराना तहसील में स्थित है। याद रखिएगा ये 3-4 फैक्ट। तराना तहसील में, उज्जैन की तराना तहसील में जो कायथा गांव है वो स्थित है, वहीं से ये संस्कृति निकली हुई है। और इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युगीन जो एक बड़ी बस्ती है वो कहाँ से संबंधित है, तो कायथा संस्कृति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और एक मानव इसको चला रहा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है दायमाबाद। दायमाबाद से आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और एक मानव उसको चला रहा है। देखिए, जो दायमाबाद है यहाँ से ज़्यादातर जो चीज़ें मिली हैं वो कांसे की मिली हैं। अब आइए दायमाबाद के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है दायमाबाद। तो ये दायमाबाद महाराष्ट्र का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब प्रवरा नदी आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो 1958 में बीपी बोपार्दिकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी, दायमाबाद की, ठीक है। तो रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कि कांसे का है, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, वैदिक काल में किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग का विधान था। ऐसा कौन सा यज्ञ था जिसमें कि 25 यूपों के प्रयोग का विधान हुआ करता था। इसका सही आंसर है पुरुष मेघ। अब ये पुरुष मेघ यज्ञ क्यों कराया जाता था, इसके बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, पुरुष मेघ जो यज्ञ है इसमें नर बलि दी जाती थी। क्यों कराया जाता था, तो देखिए, जब कोई यज्ञ करता, मतलब कि वानप्रस्थ की ओर गमन करता था, मतलब जंगल की ओर गमन करता था, तो उससे पहले वह इस यज्ञ को संपन्न कराता था। इसमें नर बलि दी जाती थी और इसको करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग ही इसको मतलब कर सकते थे। 40 दिन तक यह यज्ञ चलता था। कौन सा यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुष मेघ यज्ञ आपको समझ में आ गया। ये जानकारी आपको इससे पहले कहीं नहीं मिली होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं आप ये फैक्ट जो है आप किताबों में से ही पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण खरीद के ला सकते हैं और आप सार संग्रह पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो अतिरिक्त जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमने ये सीरीज चालू की है। इससे पहले भी हम जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसमें प्रतियोगिता दर्पण की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल की जो लेटेस्ट प्रतियोगिता दर्पण है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, मध्यकालीन भारत में हुक्म ए बर आवर्द कौन था। ये जो शब्द है हुक्म ए बर आवर्द, ये किससे संबंधित था, तो इसका सही आंसर है उत्पादन लागत का सिद्धांत हुआ करता था। कौन सा, हुक्म ए बर आवर्द। कब, मध्यकालीन भारत में। उत्पादन लागत का सिद्धांत क्या होता है, तो जितना उत्पादन आपके खेत में हो रहा है उसी के अनुसार आपसे टैक्स वसूला जाएगा। ये इसका मतलब है उत्पादन लागत सिद्धांत का, ये मतलब है इसी सिद्धांत के अनुसार टैक्स वसूला जाता था किसानों से। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है, सूफी शब्दावली में महबूब ए सुभानी से क्या तात्पर्य है? यानी महबूब ए सुभानी का संबंध किससे है? सही आंसर ईश्वर प्रेम से संबंध है सूफी शब्दावली में महबूब ए सुभानी। सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूफी शब्दावली में महबूब ए सुभानी का संबंध किससे है, तो आप सीधे आंसर लगाएंगे ईश्वर से संबंध है महबूब ए सुभानी का। अब देखिए यहाँ पर आपका आया है सूफी सिलसिला की बात की गई है, तो सूफी सिलसिला के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सूफी सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। किसने? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सूफी सिलसिले की शुरुआत की थी। लेकिन भारत में किसने की थी? तो भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने शुरुआत की थी। किसकी? सूफी सिलसिले की 1182 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भाई कहने क्या है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, एक तरह से कह सकते हैं न्याय की व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा था। मगर इसका ये था कि अगर आपने बेईमानी कर ली किसी दुकानदार ने, तो ये आपके उतने शरीर के उतने मांस को कटवा करके तौलवा दिया करता था। इतना खतरनाक था ये। तो बेईमानी तो इसके टाइम पर बिल्कुल हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, चलिए आपको इनके बारे में बता देते हैं। तो ये जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके बचपन का नाम अली गुरश्याप था। प्रश्न यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम अली गुरश्याप था। शासनकाल की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक चला है। ठीक है, और खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था। तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो था जलालुद्दीन, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है शेख बहाउद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना की थी। तो किसने की थी? शेख बहाउद्दीन ने। कहाँ पर की थी? बिहार के राजगीर में। अब देखिए बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बिहार का राजगीर। राजगीर अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए राजगीर का जो पुराना नाम है वो राजगृह हुआ करता था। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट यहाँ पर तुरंत क्लिक कर गया होगा, राजगृह यानी प्रथम बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और राजगीर यानी कि राजगृह कहाँ पर है? बिहार में है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक प्रश्न से कई प्रश्नों को करेक्ट करेंगे तब आपका दिमाग दौड़ना चालू कर देगा और हर एक चीज़ आपके दिमाग में फिट होने लगेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले किस पुरोहित ने विधिवत यह घोषणा की थी कि शिवाजी एक उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं? आंसर है इसका गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट ने शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर राज तिलक किया था और उन्होंने मतलब स्पेशली कहा था यह बात कि जो शिवाजी हैं वो उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। ठीक है, चलिए शिवाजी की बात कर लेते हैं। तो शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? गोरिल्ला युद्ध पद्धति। भाई गोरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए शिवाजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती रहे, इसके लिए आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हमने शिवाजी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी, बाकी हम जब इतिहास आपको पढ़ाएंगे डीपली तब पूरी जानकारी हम आपको शिवाजी के बारे में देने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सही आंसर अकबर द्वितीय ने। आपको आंसर पता भी होगा, लेकिन चूंकि ये सार संग्रह में आया हुआ है तो महत्वपूर्ण है। तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब राजा राम मोहन राय की बात आ रही है तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट हम आपको बता देते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत अखबार, ये 3 अखबार किसने चलाए थे? तो राजा राम मोहन राय ने ये तीनों अखबार चलाए थे। अखबारों का नाम आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखना है, और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये 4-5 फैक्ट अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी? तो सिंपल सा इसका आंसर है मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं बताने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपका प्रारंभ हो रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण। प्रश्न नंबर 11, सांप्रदायिक पंचाट के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? सही आंसर है पूना एक्ट। सांप्रदायिक पंचाट पहले जारी हुआ, गांधी जी नाराज हो गए, अनशन पर बैठ गए। भाई अब इस अनशन को समाप्त कैसे किया जाए? तो फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पूछा गया कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की
नर्मदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 के दिन यह पैक्ट हुआ था। तीनों चीज़ें, तीनों फैक्ट अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था? सीधा सीधा आंसर है नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में साफ साफ बोल दिया कि असहयोग प्रस्ताव हम पारित कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? सही आंसर है मुंबई अधिवेशन 1887 के बाद। मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगने लगा यार ये तो गलती कर दी। 1885 में A.O. ह्यूम ने मुंबई के तेजपाल गोकुल दास विश्वविद्यालय में स्थापना की। किसकी? कांग्रेस की। सब बड़े खुश थे कि चलो, अंग्रेज सरकार भी सोच रही थी यार क्या करना है, छोटा सा एक कंपनी बना रहे हैं, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही आदमी तो बैठा है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई क्या हुआ, A.O. ह्यूम ने भी कहा था अरे हम इसलिए बना रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो कांग्रेस है वो कुकर की सीटी के समान है, ठीक है। ये शब्द A.O. ह्यूम ने कहा था। मतलब कि जो भारतीय लोगों के बीच में जो मन में जो भी भावना उत्पन्न हो रही है वो कांग्रेस के माध्यम से बाहर निकल आएगी और अपन को जो है शासन करने में आसानी रहेगी। ये बात A.O. ह्यूम ने की, कुकर के सीटी के समान है। लेकिन भाई क्या हुआ, धीरे धीरे जब मतलब कि कांग्रेस की मतलब छवि बढ़ती गई और कांग्रेस एक सशक्त होती गई, तब ब्रिटिश सरकार को ये लगा यार गलती कर दी अपन ने। तो फिर क्या, अब क्या, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई 1885 में स्थापना हो गई और कांग्रेस अभी तक चली आ रही है, ठीक है। गांधी जी ने बोला भी था कि भाई स्वतंत्र हो जाए भारत तो कांग्रेस को खत्म कर देना, पर काहे खत्म करते हैं भाई, ये तो अपना मुद्दा बन जाएगा। बाकी ये सब तो आप जानती हैं, कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को लेकर के कौन गया था? सही आंसर है डॉक्टर M.A. अंसारी। ये मेडिकल दल को लेकर के गए थे। इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो मुख्तार अहमद अंसारी इनका पूरा नाम है। ये मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एक व्यक्ति कौन है जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो डॉक्टर M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है। बाल्कन युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो बाल्कन युद्ध तुर्की में चल रहा था। बाल्कन युद्ध 1912 में ये मेडिकल टीम लेकर के गए थे वहाँ के लोगों की चिकित्सा व्यवस्था संभालने के लिए। चलिए 15 की ओर चलते हैं। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो पूरन सिंह, नाम याद रखिएगा, पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है, ठीक है। सीधा सीधा फैक्ट वाला प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हरदयाल हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो गदर आंदोलन से ये सब के सब लोग जुड़े हैं। कौन? हरदयाल हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह, ये सब लोग गदर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? सही आंसर है वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। कांग्रेस, देखिए, गरम दल नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी, तो आपको पता ही 1916-17 की बात है, ठीक है। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने किस आधार पर यहाँ पर 1939 में जो त्रिपुरी जबलपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की, इन्होंने अध्यक्षता पद पर खड़े हुए पट्टाभी सीतारामैया को हराया और जीत भी गए, बाद में छोड़ भी दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, सारी चीज़ें इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे और गांधी जी ने ये कहा था कि जो हम पट्टाभी सीतारामैया को खड़े कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं, स्वयं मैं खड़ा हो रहा हूँ। इसके बावजूद पट्टाभी सीतारामैया हार गए। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन की सारी बातें हैं। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहना ही क्या है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 18, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। यह घोषणा किसने की थी? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा बहुत फेमस है। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सारे के सारे जो नारे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो उस समय जाकर के जर्मनी के हिटलर से जाकर के मिलाया था। बहुत धनी व्यक्तित्व थे ये, मतलब कि एक प्रखर नेता कह सकते हैं जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस जी को। इन्होंने 1939 के बाद में अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके सबसे पहले किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही पुकारा था, ठीक है। चलिए, दो लोग ऐसे हैं जिनके मृत्यु के बारे में अभी तक संशय बना हुआ है। कौन है? पहले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके मृत्यु के बारे में अभी तक संशय बना हुआ है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? सीधे सीधे आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा ठीक है आप बनाइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आप बना रहे हैं बनाइए, हम आपका सहयोग करते हैं परंतु हम इसमें शामिल नहीं होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीधे सीधे आंसर है। चलिए
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग कहाँ पर चालू हुआ था? ये जो आंदोलन है जिया तरंग कहाँ पर चालू हुआ था? इसका आंसर है मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चालू हुआ था। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चालू हुआ, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। गांधी जी से रिलेटेड है और गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ था। देखिए क्या हुआ कि गांधी जी पहले आमरण अनशन में बैठे थे, तो गांधी जी ने कहा कि देखो ऐसा है, लॉर्ड इरविन आकर के हमसे मिल लो, ठीक है, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। लॉर्ड इरविन साहब मिल ही नहीं रहे थे। गांधी जी ने फिर पत्र लिखा, पर लॉर्ड इरविन भाई अपने ही एक्शन में थे, नहीं मिल रहे थे। फिर गांधी जी ने एक वक्तव्य बोला, मैंने रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब देखो तुम क्या होने वाला है। ठीक है, गांधी जी ने मतलब एक तरह से धमकी दे डाली लॉर्ड इरविन को। फिर क्या हुआ, आपसे सीधे ये लाइन पूछी जाएगी, ये लाइन बोली है गांधी जी ने, मैंने रोटी मांगी मगर मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब देखिए क्या होता है। ये बात गांधी जी ने बोली थी लॉर्ड इरविन से। ठीक है, फिर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ में साबरमती से दांडी की ओर कूच किया और वहां पर पहुंच करके 200 मील की यात्रा 24 दिनों में समाप्त करके दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से उन्होंने कर दी थी। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, डिटेल में हर एक प्रश्न की हमने आपको जानकारी दी। आप प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ेंगे तो ये जानकारियाँ नहीं मिलेंगी, वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में हम आपके लिए जो भी अगला जो भी टॉपिक होगा, उसका चाहे खेल हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है, जो भी हो सकता है, 10-10 प्रश्न यानी 20 प्रश्न कल हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021 के पार्ट 2 में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी जो आपकी एमपीपीएससी के यूनिट 9 वाली टॉपिक है वो सुबह ऑलरेडी चल रहा है। सारे टॉपिक्स आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं पसंद भी आ रहे होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।